सबसे बड़ा कारण था आजाद हिंद फौज। क्योंकि ब्रिटेन है एक फौज के दम पर, उन भारतीय सिपाहियों के दम पर, उस ताकत के दम पर हम यहां राज कर रहे थे। आजाद हिंद फौज ने देश के अंदर एक ऐसा वातावरण तैयार किया, नौसेना में विद्रोह हो गया, एयरफोर्स में विद्रोह हो गया, आर्मी हमारी बात मान नहीं रही थी। हम इस देश में राज किसके दम पे करें, और हमने इस देश से बोरिया बिस्तरा अपना बांध लिया। ये ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री रहे थे उस समय, उसके विचार थे। तो देखिए, नेताजी की मृत्यु के बाद भी नेताजी का कितना बड़ा प्रभाव था। आजाद हिंद फौज, हम सबको पता है कि उस युद्ध में हार गए थे नेताजी। नेताजी 18 अगस्त 1945 को शहीद हो गए। उसके बाद आजाद हिंद फौज के जो बड़े बड़े अफसर थे उनको कैद कर लिया गया, और ये निश्चित था कि इनको फांसी होगी। और साथियों, सारा देश उमड़ा, सारा देश सड़कों पर आ गया। आप वातावरण देखिए 1945 के बाद का, 1946 का। देश में सांप्रदायिकता का जहर बहुत घुला हुआ था। हिंदू फंडामेंटलिस्ट, मुसलमान फंडामेंटलिस्ट, मुस्लिम लीग एक ऐसा वातावरण बनाए हुए थे कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन हैं। देश के अंदर एक बंटवारे की जबरदस्त राजनीति चल रही थी। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो ये आजाद हिंद फौज थी, उसके कारण सारे का सारा देश एक हो गया एक बार, और सारे के सारा देश सड़कों पर आ गया। उसके बाद आप देखेंगे वो मुकदमा चला। मुकदमे के अंदर फांसी तो क्या, पहले उम्र कैद हुई, और तुरंत वो सारे के सारे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फौज के उच्च अधिकारी थे, सबको अंग्रेजों को रिहा करना पड़ा। आवाज उठने लगी, लाल किले को तोड़ दो, आजाद हिंद फौज को छोड़। ये वातावरण था देश का। उसमें भी कर्नल ढिल्लो, गुरबख्श सिंह ढिल्लो, प्रेम सहगल और शाह नवाज, इन तीनों पर जब मुकदमा चला, नेताजी की फौज के बहुत कमांडर थे, ये उच्च अधिकारी थे। तो उस समय अकाली दल सामने आया। अकाली दल ने कहा कि गुरबख्श सिंह ढिल्लो, इसकी पैरवी हम करेंगे क्योंकि वो सिख थे। शाहबाज हुसैन की पैरवी मुसलमानों के संगठन ने कहा कि हम करेंगे क्योंकि वो मुसलमान थे। आप उनका करैक्टर देखिए, और दोनों महान विभूतियों ने इनकार कर दिया और कहा हमारी पैरवी कोई करेगा तो हमारी पैरवी केवल कांग्रेस करेगी। साथियों, और कांग्रेस के भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में आसिफ अली और सोम नेहरू जी ने भी पैरवी की, और इस तरह से ये जो बड़ी शख्सियत थी, अंग्रेज इनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। और जितने भी आजाद हिंद फौज के जो सैनिक थे, सारे के सारे जो सैनिक थे, वो रिहा करने पड़े। वो वातावरण देखिए, मतलब देश को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो ओरा था, उनका जो प्रभाव था, वो आजादी के बाद, सॉरी, जो उनकी मृत्यु के बाद और भी ज्यादा बढ़ गया। लाल किले से आई आवाज, ढिल्लो, सहगल, सह नवाज, ये आवाजें उठी और सारा देश एक सूत्र में बंध गया
क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि इस देश के बहुत ज्यादा टुकड़े हों। पाकिस्तान को तो हमारे नेता नहीं बचा पाए बढ़ने से, लेकिन बाकी देश को संगठित रख पाए। वरना अंग्रेजों की जो चालें थी साथियों, बड़ी बुरी चालें थी, बड़ी दुष्ट चालें थी। वो चाहते थे कि इस देश के टुकड़े 50वें टुकड़े इस देश के हों, ये देश छिन्न भिन्न हो, ऐसी मंशा से आना चाहता। बहुत बड़ा रोष। फिर आप इस फौज के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि आजाद हिंद फौज के अंदर वो जमाना देखिए आप, 1940 जो 5 का है, 1943 और 4 के अंदर जो आजाद हिंद फौज बनी थी। दरअसल आजाद हिंद फौज मोहन सिंह के नेतृत्व में एक ढीला ढाला संगठन था, और इसी तरह से रास बिहारी बोस जो पहले ही जापान के अंदर काम कर रहे थे, इंडियन इंडिपेंडेंट जो लीग था, बहुत ही ढीला ढाला स्ट्रक्चर था। जैसे ही नेताजी जर्मनी से वहां आए, उन्होंने नेताजी को एक कमान सौंप दी, और नेताजी के व्यक्तित्व में वो कमाल की बात थी कि चंद दिनों के अंदर लगभग 40,000 जो सिपाही थे, जो जापान ने जिनको युद्धबंदी बनाया हुआ था, आजाद हिंद फौज को सशक्त रूप से उन सिपाहियों से खड़ा किया गया। और उस सेना के अंदर आप देखेंगे कोई भेदभाव नहीं था उस सेना के। एक जगह खाना खाना, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं, एक जगह कॉमन उनकी किचन थी, उनकी कॉमन बैरक थी रहने के लिए, कोई जाति पाति धर्म कुछ भी नहीं। नेताजी ने उनके अंदर एक ऐसी एक नेशनलिज्म की, एक राष्ट्रवाद की भावना को विकसित किया कि देश ही सब कुछ है, ये मातृभूमि ही सब कुछ है। साथियों, आप देखेंगे कि हर धर्म से, हर समुदाय से, हर जाति से, हर क्षेत्र से नेताजी की सेना के अंदर सैनिक थे, और उन्होंने जो सेना बनाई, उनके जो ब्रिगेड थी सेना की, उनके नाम देखिए। आज बहुत लोग कहते हैं कि भाई, बहुत लोग क्या करते हैं, गांधी को और नेहरू को, गांधी को सुभाष जी को दो ध्रुवों पर खड़ा कर दिया, ये बड़ा ये छोटा है। कभी नेहरू को और नेताजी को कर दिया। ठीक है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, इसमें कोई दो राय नहीं। गांधी जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत बड़ा अंतर था, पोल्स अपार्ट, लेकिन एक दूसरे का इतना ज्यादा वो सम्मान करते थे। आज के पॉलिटिशियन ने यदि 1% भी उस लाइन पे रहे तो हम आगे बढ़ सकते। गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और मौलाना आजाद ब्रिगेड, 3 नाम रखे। और चौथी जो रेजिमेंट बनाई, रानी झांसी रेजिमेंट, बाकी तो डॉक्टर साहब भी बताएंगे। जो मेरे विचार से, जितना मैंने थोड़ा अध्ययन है जो मेरा, कि शायद भारत में क्या दुनिया में ही पहली एक ऐसी रेजिमेंट थी जो किसी महिला के नाम पर। नेताजी महिलाओं का इतना सम्मान करते थे, कोई लिप सर्विस नहीं थी। रानी झांसी रेजिमेंट महिलाओं की रेजिमेंट थी, बिल्कुल पुरुषों के बराबर सारे अधिकार थे। तो नेताजी को आप सही मायने में देखोगे तो वास्तव में एक बहुत बड़े सेकुलर नेता थे। आज बहुत उनसे सीखने की आवश्यकता है। वो किसी भी तरह का समाज में बंटवारा नहीं चाहते थे। जनता को उन्होंने इकट्ठा किया, बार बार उन्होंने आह्वान किया कि देश के जो गरीब लोग हैं, कृषक हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, जब तक वो संगठित नहीं होंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो साथियों, ये आजाद हिंद फौज का
नेताजी की मृत्यु के बाद भी उनका आप इंपैक्ट देखिए, उनका आप रोल देखिए। साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का लक्ष्य क्या था, उनकी विचारधारा क्या थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। किसी भी महान पुरुष के बारे में हम बात करते हैं, वो क्या चाहते थे, क्या था उनका लक्ष्य, उनकी राजनीतिक विचारधारा क्या थी। स्पष्ट थी उनकी राजनीतिक विचारधारा कि अंग्रेजों से कंप्लीट इंडिपेंडेंस लेना, समझौताहीन कोई समझौता होना नहीं चाहिए। इस देश के लोग संगठित होकर अंग्रेजों से स्वतंत्रता छीनेंगे, उनसे स्वतंत्रता लेंगे। अंग्रेज स्वतंत्रता देने वाले नहीं। 1927 के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेताजी सुभाष चंद्र बोस और नेहरू जी जनरल सेक्रेटरी बनते हैं, युवा हैं दोनों। और 1928 का जो कलकत्ता का अधिवेशन होता है, तो कांग्रेस के अंदर जो वेटरन लीडर थे, गांधी जी थे और दूसरे जो बड़े नेता थे, वो चाहते थे डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या है कि भी औपनिवेशिक राज्य का दर्जा मिल जाए, अंग्रेजों का राज हो कोई बात नहीं, हमारे को ये जो इंटरनल सारा जो है ये हमारा हो, और ये डोमिनियन स्टेटस है, धीरे धीरे हम स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे, धीरे धीरे हमारे को अधिकार मिलते रहेंगे, फेजिज में स्वतंत्रता हमारे को मिलेगी। लेकिन नेताजी ने बड़ा विरोध किया 1928 के अंदर। उन्होंने अपना संशोधन प्रस्ताव भी डाला, लेकिन नेताजी को हार मिली। लेकिन वो हार बहुत छोटी हार, केवल 250-300 मतों से ही नेताजी हारे। लेकिन नेताजी बहुत खुश हुए और नेताजी ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है ये। कहने का मतलब क्या, कांग्रेस के अंदर जो वामपंथी विचार है, जो लेफ्ट विंग है, वो मजबूत हो रही है। तो हमें एक चीज का ये ध्यान देना चाहिए, बहुत जरूरी है कि नेहरू जी और नेताजी कांग्रेस के अंदर लेफ्ट विंग को रिप्रेजेंट करते थे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आज के जमाने में लोग पता नहीं क्या क्या नेताजी के मुंह के अंदर अपनी बातें डालकर और ये कहते हैं नेताजी ने ये कहा, ये कहा, ये कहा। कांग्रेस के अंदर दोबारा फिर मैं आपको बताता हूं, लेफ्ट विंग को ये रिप्रेजेंट करते थे और साथ में एम एन रॉय और दूसरे जो सोशलिस्ट लोग थे, ये सारे के सारे लेफ्ट विंग को रिप्रेजेंट करते थे। उधर से आप सबको पता है शहीद भगत सिंह और उनके जो साथी थे, उनके गुटों ने भी इतना ज्यादा देश के अंदर जो क्रांतिकारी कार्य किया था। कांग्रेस पर बहुत बड़ा प्रेशर था। 1929 में नेहरू जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और नेहरू जी की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण स्वतंत्रता, खुद गांधी जी ने यह प्रस्ताव पास किया कि अब भारत को क्या है, पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो ये दिसंबर 1929 को जो अधिवेशन था लाहौर का, रावी नदी के किनारे हम सब जानते हैं, तो भारत ने वहां कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया कि हम स्वतंत्र हैं। और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और उसके बाद हर साल 26 जनवरी को सारे देश के अंदर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। और यही कारण था कि हमारा जैसे संविधान तो 25 नवंबर को पूरा हो गया था, 26 नवंबर को इसीलिए लागू किया गया था कि 26 जनवरी के दिन के महत्व को बरकरार रखने के लिए संविधान को 26 जनवरी को लागू करें। तो साथियों, तो नेताजी का जो मैंने बताया लक्ष्य था वो स्पष्ट था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कोई उसमें समझौता नहीं। फ्रांस के महान विद्वान रोमारोला लिखते हैं नेताजी के बारे में कि नेताजी यदि बहुत जरूरी हो
तो अहिंसा से भी, सॉरी, हिंसा से भी परहेज नहीं करते थे। वो कहते थे संगठित होकर प्रतिरोध करना या सशस्त्र प्रतिरोध करना, इसमें कोई बुराई नहीं। और अंग्रेजों से जो इंडिपेंडेंस है वो हमारे को मिलेगी तो इसी तरह से मिलेगी। अंग्रेज हमारे को इस तरह से इंडिपेंडेंस नहीं देंगे, हमारे को इस तरह से स्वतंत्रता नहीं देंगे। साथियों, नेताजी आप देखेंगे 1938 के अंदर हरिपुरा अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, जो वार्षिक अधिवेशन हुआ करता बंगाल के अंदर। वहां पर नेताजी अध्यक्ष चुने गए। महात्मा गांधी जी ने के अनुमोदन पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और अध्यक्ष बनने के बाद उनके अध्यक्षीय आप भाषण देखेंगे, उन्होंने प्लानिंग कमीशन या प्लानिंग कमेटी, नेशनल प्लानिंग कमेटी की घोषणा की। उसके चेयरमैन नेहरू जी को बनाया और उसके अंदर स्पष्ट था कि देश आजाद होने के बाद हम किस दिशा में जाएंगे, हमारा क्या उद्देश्य है। और वो उद्देश्य ये था, हम सोशलिज्म की तरफ जाएंगे। ये उनकी विचारधारा की और एक इंपॉर्टेंट बात। हम एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का सोशलाइजेशन करेंगे, उसका समाजीकरण हम करेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन को हम बढ़ावा देंगे। किसानों की खेती की बहुत बुरी हालत थी उस जमाने में, अब भी है लेकिन उस जमाने में तो बहुत ही बुरी हालत थी। हरियाणा में भी देखोगे तो 2-3% किसानों को छोड़ के सबकी बुरी हालत हुआ करती। किसानों का जो कर्ज है वो सारा माफ करेंगे। एक ऐसा भारत होगा उसमें कोई कैपिटलिस्ट नहीं होगा, कास्टिस्ट नहीं होगा, कास्टिज्म को हम बिल्कुल खत्म करेंगे। जमींदारी प्रथा है उसको हम खत्म करेंगे। विज्ञान सम्मत हम उत्पादन का और डिस्ट्रीब्यूशन का विज्ञान सम्मत ढंग से हम उसका सोशलाइजेशन करेंगे, उसका समाजीकरण करेंगे। ये थी नेताजी की फिलॉसफी। अब आप देख सकते हैं, आज हम सोच सकते हैं, क्या कोई सरकार, हमने तो होश संभाला, उस समय से क्या कोई सरकार इन नीतियों पर की ओर चल रही है? मेरे विचार से तो नहीं चल रही। और 1990 के बाद थोड़ी बहुत भी चीजें थी वो सारी की सारी चीजें खत्म हो चुकी। अभी आपने रिपोर्ट देखी जो कैपिटलिज्म की जो बात है साथियों, साइनिंग इंडिया के नीचे कराता भारत। 5-7 दिन पहले रिपोर्ट आई कि 21 आदमी, उनका वेल्थ इस देश के 70 करोड़ लोगों के बराबर। ये सपना न तो नेताजी ने लिया था, न जवाहरलाल नेहरू ने लिया था, न एम.एन. रॉय ने लिया था, किसी भी सोशलिस्ट ने नहीं लिया था, न दूसरा जो बड़े नेता थे, चाहे सरदार पटेल थे, चाहे महात्मा गांधी जी थे, किसी ने ये नहीं सोचा था कि इस तरफ ये देश जाएगा, ये समाज है। तो साथियों उनका क्लियर लक्ष्य था। जैसे उनकी कोटेशन में भी आप देखोगे कि मैं भारत में समाजवादी गणतंत्र चाहता हूं, बार बार समाजवाद की बात करते। फंडामेंटलिज्म से बहुत ज्यादा उनको सख्त परहेज है, सख्त नफरत है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग उन्हें अपना मानते हैं। उन्होंने बहुत कुछ लिखा, नेताजी ने कभी ये नहीं लिखा कि इस देश को मुसलमानों ने लूटा। उन्होंने ये लिखा कि इस देश को लूटा है अंग्रेजों ने लूटा, मुसलमानों ने इस देश को नहीं लूटा है। मुसलमान यहां आए, इस देश की संस्कृति का एक हिस्सा बन गए और इस देश की जो संस्कृति थी, जो सभ्यता थी, उसको बहुत कुछ दिया। ये लिखते हैं नेताजी।
अपने रेडियो प्रसारण में भी नेताजी कहते हैं, संदेश देते हैं कि ये जो कम्युनलिज्म है, जो सांप्रदायिकता है, कांग्रेस को भी सलाह देते हैं कि इन सांप्रदायिक लोगों को घुसने मत दो, आपके पास भी मत बिठाइए। 1938 के अंदर वो कहते हैं कि ये जो फंडामेंटलिस्ट लोग हैं ये कांग्रेस में घुस जाते हैं, न तो इनकी सारी सदस्यता इनकी रद्द कर दीजिए, इनको कांग्रेस में किसी भी रूप में फंडामेंटलिस्ट लोगों को मत घुसने दीजिए, चाहे वो हिंदू फंडामेंटलिस्ट हैं, चाहे वो मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट हैं। ये नेताजी के विचार थे। नेताजी जो हम बात करते हैं हिंदू मानसिकता की, बिल्कुल इसके अगेंस्ट थे, बिल्कुल एकदम सेकुलर थे। कहीं पर भी नेताजी किसी विशेष सेक्ट को, किसी विशेष रिलीजन को सपोर्ट नहीं, सभी का बराबर सम्मान करते थे। आज हम देखते हैं कई बार, आज शायद कल पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है नेताजी की जयंती को, बहुत अच्छी बात है, बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाई जाती हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो विचार कहां गए? प्रश्न तो विचार का है। तो नेताजी के जो लक्ष्य, विचारधारा, उनकी जो राजनीतिक विचार थे वो मैंने आपको बताया, उनके इकोनॉमिक विचार मैंने आपको बताया, इंडस्ट्रियलाइजेशन, चीजों का सोशलाइजेशन, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए संगठित होके लड़ाई लड़ना, ये सारे उनके विचार। सुभाष बाबू वाज ए ग्रेट ट्रेड यूनियनिस्ट, बहुत बड़े ट्रेड यूनियनिस्ट थे। 1922 से ही आप देखोगे, मैं कुछ झलकियां ही बता रहा हूं, समय बहुत कम है, कहीं कहीं से उठा के। 1922 में वे लाहौर की जो ट्रेड यूनियन है उससे एसोसिएट करते हैं अपने आप को। 26 के अंदर उन्हीं के प्रयासों से जो कुछ श्रम कानून हैं वो अस्तित्व में आते हैं, और 1931 में तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष बनते हैं। चाहे वो कलकत्ता था, नागपुर था, बॉम्बे था, वहां जो श्रमिक आंदोलन थे उनके समर्थन में खड़े होते हैं। तो साथियों, बहुत बड़े नेताजी एक ट्रेड यूनियनिस्ट थे। नेताजी त्याग और बलिदान की तो आप ये देखिए प्रतीक थे। इंग्लैंड जाते हैं, आईसीएस की परीक्षा के लिए उनके पास एक मौका था, थोड़ा समय, पहला और आखिरी मौका था, 6-8 महीने की तैयारी का समय था। इंटेलिजेंट बहुत थे नेताजी। नेताजी ने परीक्षा में बैठे, परीक्षा दी, और नेताजी ने सोचा भाई परीक्षा अच्छी नहीं हुई, ये तो मुश्किल है, लेकिन रिजल्ट आया, चौथी पोजीशन नेताजी ने प्राप्त की। लेकिन ट्रेनिंग पर गए, सारी चीजें हुई, लेकिन नेताजी के मन में एक दवंद था। और दवंद क्या? एक तरफ तो ऐशो आराम का जीवन, क्योंकि डीसी का, उसका आईसीएस का मतलब क्या कि हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों ने डीसी लगाना था, बड़े बड़े जिले हुआ करते, आज से एक स्टेट है इतने, या आधी स्टेट इतने जिले हुआ करते, बहुत बड़े बड़े जिले हुआ करते, ऐशो आराम का जीवन, छूट बूट का जीवन मान लीजिए। और पेरेंट्स भी यही चाहते थे, लेकिन नेताजी के मन में बहुत जबरदस्त, नेताजी के मन में दूसरा विचार था, क्या मैं आईसीएस की पोस्ट पर तो मैं तो अंग्रेजों की सेवा करूंगा, उन्हीं की राज की रक्षा करूंगा, वो जो अन्याय है, क्रूरता है, शोषण है, उसी को तो मैं बढ़ावा दूंगा। फिर मेरे वो सिद्धांत कहां गए जो मैंने अरविंद घोष से सीखे थे, जो स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं मैंने सारी की सारी 15 साल की उम्र में पढ़ा था, सारा लिटरेचर, वो बातें कहां गई थी?
तो इस द्वंद्व में नेताजी ने जो पहला ठाठ बाट का विचार था उसको ठोकर मारी, कष्ट त्याग उस जीवन को चुना। और उनके भाई थे, जो बहुत उनके प्रिय भाई थे, शरद चंद्र, उन्होंने उनका साथ दिया। और नेताजी ने वो ठाठ बाट का जीवन, जो त्याग था, बहुत बड़ा त्याग किया। वो सारी की सारी चीजें छोड़कर और सीधे 1921 में बंबई में आए और आते ही तीसरे पैरों गांधी जी से उनकी काफी बातें हुई, ज्यादा संतुष्ट नहीं हुए। गांधी जी ने सलाह दी उनको कि आप देश बंधु से मिलिए। चित्तरंजन दास को देश बंधु की उपाधि लोग प्यार से कहा करते, सम्मान से। नेताजी उनसे मिलते हैं, बातचीत होती है, उनके साथ काम करते हैं। बंगाल की जो कांग्रेस है उसकी कमान उनको संभाली जाती है, बड़ा उन्हें पद दिया जाता है। और नेताजी देश बंधु को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं और अपना आध्यात्मिक गुरु मानते हैं, वो स्वामी विवेकानंद। साथियों, उसके बाद जब मैं त्याग की बात करूं, 300 वेल्स हिंदुस्तान में आने वाले हैं, उसको काले झंडे दिखाए जाते हैं, नेताजी को जेल में डाल दिया जाता है, दोबारा फिर नेताजी को जेल में डाल दिया जाता है, मांडले भेज दिया जाता है, वहां तपेदी की बीमारी उनको हो जाती है। लेकिन ये मानिए साथियों, ये मैन ऑफ एक्शन, यदि आप सही मायने में देखेंगे कि नेताजी का जो जीवन है वो एक्शन से भरा हुआ है, विचारों से भरा हुआ है। वो कभी थकावट महसूस नहीं करते, कभी हार नहीं मानते, आगे बढ़ते रहते हैं। हालांकि उनका स्वास्थ्य कभी ज्यादा बढ़िया नहीं रहा। साथियों, एक दो और मैं बिंदु लेना चाहूंगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बनाने में सबसे बड़ा योगदान किन चीजों का, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई टीचर भी बैठे हैं हम। नेताजी के पिताजी चाहते थे कि नेताजी को प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में भर्ती करवा दिया गया, वहां एडमिशन हुआ, प्राइमरी वहां पास की। नेताजी के पिताजी चाहते थे कि हमारा बेटा अंग्रेजी बोले, बिल्कुल राइट इंटोनेशन से, सारी चीजें बिल्कुल उसकी टोन होनी चाहिए। उसके बाद जब वो प्राइमरी के बाद एक स्कूल में गए, रेवेंशा स्कूल के अंदर, वहां के हेडमास्टर थे बैनी माधव दास। उनसे बहुत प्रभावित हुए, बहुत ज्यादा उनसे प्रभावित हुए। बड़े नैतिक मूल्यों का पालन करने वाले हेडमास्टर साहब थे और बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा कि मनुष्य के जीवन में नैतिकता का ऊंचा स्थान, ये नेताजी ने वहां से। उसके बाद फिर नेताजी मैट्रिक करने के बाद, इंटेलिजेंट थे, मैट्रिक करने के बाद पूरे बंगाल के अंदर मानिए या कलकत्ता उस समय विश्वविद्यालय था, उसमें सेकंड पोजीशन प्राप्त की। उसके बाद कॉलेज चले जाते हैं और कॉलेज में जब गए, प्रेसिडेंसी कॉलेज में, तो वहां अब नेताजी पर, और इस बीच में क्या करते नेताजी, 15 साल की उम्र में पूरा स्वामी विवेकानंद का लिटरेचर पढ़ जाते। तो कॉलेज में भी लीडरशिप क्वालिटी थी, कॉलेज में भी अपना एक गुट बना लेते हैं, उसका नाम भी रामकृष्ण विवेकानंद के नाम पर रखते हैं। और साथियों, नेताजी भी विवेकानंद की तरह बाहर चले जाते हैं, घूमते हैं, योगा भी करते हैं, उस समय योग साधनाएं करते हैं, सारी चीजें करते हैं। और जब देखते हैं इस देश की गरीबी को, और एक सप्ताह की जब वो यात्रा करते हैं, तो नेताजी कहते हैं कि इसने मेरे को बहुत कुछ सिखाया। आश्रमों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, और वहां के पाखंड को जब देखते हैं, वहां कास्टिस्ट चीजें हैं, वहां सांप्रदायिकता है,
नेताजी को बड़ा खिन्न होता है, बहुत नेताजी दुखी होते इस चीज। और साथियों, मैं बताना चाहूंगा आपको, नेताजी, ये 1940 के बाद की बात है, बड़ी गहरी बात है, ये स्पष्ट कहते हैं कि जो लोग भगवा कपड़े पहनकर इलेक्शन में उतरते हैं वो हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, क्योंकि जो गेरुआ वस्त्र हैं, सदियों से इस धर्म के लोग उनको बड़ी श्रद्धा से देखते हैं, उन लोगों को श्रद्धा से फिर देखते हैं, तो ये बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, ये संदेश देते हैं नेताजी। तो खैर वहां बहुत कुछ सीखते हैं, और उस समय अरविंद घोष से बहुत ज्यादा प्रभावित, क्योंकि अरविंद घोष क्या था उस जमाने में, 1915 के आसपास की बात है, 15-16 के आसपास की बात, कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की तो कोई बात ही नहीं किया करता। एक गदर पार्टी को छोड़ के अमेरिका में थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं किया। अरविंद घोष उस जमाने में भी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात किया करते कि पूर्ण आजादी हमारे को मिले, और कांग्रेस के मंच के ऊपर अरविंद घोष के भी विचार वाम पक्षीय विचार, तो नेताजी पर उनका बड़ा प्रभाव पड़ा, और वहां से इस कॉलेज से नेताजी को निकाल भी दिया गया। आपको सभी को पता है, घटना है, प्रोफेसर हैं ओटन, रेसिस्ट हैं। देखो, एक टीचर को बहुत सभ्य नागरिक होना चाहिए, ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए एक टीचर को, वो रेसिस्ट हैं, वो भारतीयों को बुरी नजर से देखते हैं, मैन हैंडलिंग हुई, धक्का मुक्की हुई, जो भी वहां घटना घटी, सुभाष बाबू सामने आते हैं लीडरशिप में, और इनको उस कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाता है, और नेताजी 1% भी अफसोस नहीं मानते इस बात का, और कहते हैं कि मैं सही था। और ये जो कोटेशन है नेताजी की आप सामने देख रहे हैं कि सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना। नेताजी ने जो चीज ये लगेगी ये सही है, चाहे उनको कितना ही बड़ा नुकसान क्यों न हुआ हो, उन्होंने गलत के साथ कभी समझौता नहीं किया, अन्याय के खिलाफ वो डटकर लड़े। तो खैर उसके बाद उस कॉलेज में तो नहीं एडमिशन मिला दोबारा, लेकिन स्टोकिस कॉलेज के अंदर वहां से उन्होंने बीए की। तो इस घटना में एक और शानदार मैं बात बताना चाहूंगा, इस घटना से जो ओटेन जो प्रोफेसर थे, जो इंग्लिश प्रोफेसर थे, उनका भी बहुत बड़ा उद्धार हो गया, कमाल का उद्धार हो गया। उनका क्या हो गया, उनके विचार ही बदल। जब नेताजी शहीद होते हैं, नेताजी के याद में यही प्रोफेसर कविता लिखते हैं, और भारत के इतिहास के बारे में पूरी पुस्तक लिखते हैं। तो साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आप देखिए, अपने समाज में भी देखिए आप कि 1945 के बाद माताएं अपने बच्चों का नाम, अपने बेटों का नाम सुभाष के नाम से बहुत रखना शुरू कर दिया। आपने बहुत सुभाष नाम के लोग मिले, इतना जबरदस्त इस देश के लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्यार करते थे। क्यों करते थे प्यार? क्योंकि इस देश की जो आवाम है, जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर है, किसान है, उसकी आवाज थे। कांग्रेस के अंदर हमेशा आवाज उठाई, और कांग्रेस से जब 1939 में जिन भी परिस्थितियों में पटाभिस्तार में या हार गए थे, नेताजी जीत गए थे और मजबूरन उनको कांग्रेस छोड़नी पड़ी, और उसके बाद जो फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, उन्होंने अपना जो दल बनाया, पार्टी बनाई, उसको भी आप गहराई से देखिए। झंडा लाल है, हथौड़ा और द्राती का निशान है, कूदता हुआ उस पर टाइगर है। यहीं से पता लग जाएगा कि उनकी विचारधारा क्या है।
तो साथियों, ये कुछ एक जो झलकियां, बातें तो बहुत है। अब जैसे मैंने शुरुआत की थी, शुरू में बताया था भाई गांधी और सुभाष जी को अलग अलग खड़ा किया जाता है। ठीक है, विचारों में भिन्नता थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी जी से जब आजाद हिंद फौज ने अपना अभियान शुरू किया, उनसे शुभकामनाएं मांगते, सफलता के लिए आशीर्वाद मांगते, इतना बड़ा सम्मान करते। और नेताजी तो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। और इसके बदले में गांधी जी ने, बदले में क्या मतलब, गांधी जी ने क्या कहा, उनके बारे में जो विचार थे कि जो सुभाष बाबू है, प्रिंस ऑफ पैट्रियट्स, पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स, देशभक्तों का देशभक्त। तो ये उनके आपस में म्यूचुअल जो एक रिस्पेक्ट देखी है, ये एक दूसरे से रिस्पेक्ट करते थे, विचारधारा अलग अलग होने के बाद। नेहरू जी के साथ उन्होंने बहुत लंबा कार्य किया था। नेहरू जी मंसूरी जाते हैं, एक पत्र में लिखते हैं, नेताजी कहते हैं कि नेहरू जी आप इतने काम एक समय में कैसे करते हैं? आप अपना थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। देखिए कितनी एक दूसरे की चिंता। कुछ किताबों के नाम कहते हैं कि किताब भेजना मेरे पास, इकट्ठी तो मत भेजना, एक एक करके भेजना। मैं इन सारी पुस्तकों को, जो आप ये जो लिस्ट है, इनको मैं पढ़ूंगा। तो साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने समय में भी लाखों युवाओं को, लाखों लोगों को अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। मृत्यु के बाद भी उनका बहुत बड़ा प्रभाव रहा। और आज भी हजारों हजारों युवाओं के उनके विचार प्रेरित करते हैं, आगे बढ़ने का आह्वान करते हैं। तो ये सारी जो कुछ बातें थी नेताजी के व्यक्तित्व